नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रिटिश भारत एमसीक्यू भाग 3 में प्रश्न है, निम्न में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था। कॉर्नवालिस ने रचना की थी कॉर्नवालिस संहिता की, जो कि आधारित थी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर। आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार कौन था। तो राइट आंसर है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन डी यहाँ राइट होगा। व्याख्या देखते हैं। कॉर्नवालिस के न्याय संबंधित सुधारों का वर्णन हमें उसकी कॉर्नवालिस संहिता, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, उससे प्राप्त होता है। इस संहिता के निर्माण में कॉर्नवालिस की सहायता की थी सर विलियम जोन्स और जॉर्ज वाल्लो, याद रखना है। निम्न में से कौन कानून के तहत न्यायिक एवं प्रशासकीय शक्तियों के पृथक्करण में कारक था। तो राइट आंसर आपको बताना है क्लाइव, हेस्टिंग्स, पिगट या कॉर्नवालिस। तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को और किसके लिए याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनके स्थायी बंदोबस्त के लिए याद रखना है, जो प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था और 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो ये आपको याद रखना है। पिछली वीडियो देख सकते हैं इसके लिए आप। प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में वो प्रथम न्यायिक योजना बनी थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जिलों में बांटा गया था तथा ये लाइन इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, मार्कस वेली या जॉन मैक्फरसन। तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर के अधीन रखा था, प्रत्येक जिले को याद रखना है। प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई। तो याद रखना है अमीनी कमीशन की नियुक्ति किसने की। तो ये नियुक्ति की वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्या आपको पता है अमीन का क्या काम होता है। तो इसी से मिला जुला है अमीनी कमीशन, जिसकी नियुक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो इसका जो उद्देश्य था कमीशन, जो अमीनी कमीशन का जो उद्देश्य था, भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना को इकट्ठा करना, ये था अमीनी कमीशन का कार्य, जिसकी नियुक्ति की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आपको याद रखना है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 46 और 47 में भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो राइट आंसर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में पंचशाला, जिसे हम पंचवर्षीय बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही अमीनी कमीशन 1776 में नियुक्त किया था, जिसका कार्य था भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना को इकट्ठा करना। उसके बाद है सहकारी साख सुझाव किसने दिया। तो राइट आंसर है फ्रेडरिक निक्सन ने दिया। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। आइए व्याख्या में चलते हैं और यहाँ से आपके प्रश्न फंसने वाले हैं एग्जाम में। भारत में, व्याख्या को ध्यान से सुनना है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल है 1856 से 1862। इनके कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, जिसे हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम दीवानी प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, ये सब पारित हुए हैं। ये तीनों पारित हुए हैं कैनिंग के समय में। इसी समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है।
और ये भी कैनिंग के समय में हुआ है। और कैनिंग के समय में ही 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ है। उसके बाद आता है सेकंड है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में सबसे पहले जनगणना कराई गई। उसके बाद बात करेंगे लॉर्ड लिटन की, जो इम्पोर्टेंट है। इसके समय में स्ट्रेची यानी अकाल आयोग का गठन किया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया? ये भी लॉर्ड लिटन के समय में आया। और इंडियन आर्म्स एक्ट किसके समय में पारित हुआ? ये भी लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ। तो ये 5-6 बातें आपको याद रखनी है। और लॉर्ड डफरिन, जो बहुत ही डफर था, इसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। और तीसरा, अंगल बर्मा युद्ध तथा बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित किए गए हैं लॉर्ड डफरिन के समय में। तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें आपको याद रखनी है। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो भी इस व्याख्या में बताई गई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया? राइट आंसर है सदर निजामत। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर निजामत अदालत को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय माना गया। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ? तो राइट आंसर है 1871। भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले ब्रिटिश शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1871 में अधिनियमित हुआ। ये अधिनियम उत्तर भारत में सबसे पहले लागू किया गया, जिसे बंगाल में 1876 तथा 1911 में मद्रास में लागू किया गया। प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? बहुत बार देख चुके हैं प्रश्न और आंसर हमें पता है। ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या रूल थे, इसको जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तेमरारी या जागीरदारी या विस्वेदारी व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त नाम आए, इस्तेमरारी बंदोबस्त नाम आए, जागीरदारी नाम आए या विस्वेदारी नाम आए, तो सभी स्थायी बंदोबस्त के नाम हैं। और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। अब जानते हैं क्या क्या रूल थे इसके। जमींदारों को अपने क्षेत्र की ज़मीनों का स्वामित्व दे दिया गया। जमींदारों से लिया जाने वाला भूमि कर स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया। भूमि कर का 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था, जबकि 1/11 भाग जमींदारों को प्राप्त होता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी कारण किसी वर्ष जमींदार उक्त कर नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी को समाप्त कर दिया जाता था। अगर किसी वर्ष जमींदार कर नहीं देगा तो उसकी जमींदारी को समाप्त कर दिया जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में इसके संबंध में। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई और उसके बाद यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। प्रश्न है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेल्जली। तो राइट आंसर है सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था शुरू की थी क्लाइव ने। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था सबसे पहले क्लाइव ने शुरू की थी, याद रखना है। तो ये प्रश्न थे। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। बने रहिए चैनल के साथ, हर अपडेट सबसे पहले आप तक। नमस्कार।